किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है ना। किसी भी तत्व के अंदर सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, भौतिक शास्त्र में है। 8 तो फिर ITI में एडमिशन कैसे होगा? साइंस वाले कोई होया करे यार। 10वीं की तो बात कर रहा हूँ, और कहीं मतलब पिछली कक्षा आपकी 10वीं थी ना, तो 10वीं में थी कि नहीं भौतिक विज्ञान है? 12वीं कर ली, मतलब आगे पार्ट पीछे का पार्ट वाला काम है अपना, है नहीं? तो ये क्या है, परमाणु जो होता है ना, इसके अंदर एक नाभिक रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन जो रहता है धन आवेशित, मतलब उसमें धन आवेश का आवेश 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऋण और धन, और तीसरा होता है न्यूट्रल, और एक होता है न्यूट्रॉन, है ना। ये होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, 0 आवेश, ठीक। और इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ ये परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इस तरह से, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये 2-2 के जोड़े में रहते हैं, हमेशा 2 के जोड़े में, जैसे 2-2 मिलके जोड़े बना लेते हैं। तो आखिरी कक्षा में, सपोज ये आखिरी कक्षा है और इसके अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो ये दोनों ये जोड़ा बना लेंगे, वो ये जोड़ा खाली रह जाएगा मुक्त, क्या। तो ये भटकता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसी का प्रभाव विद्युत होता है। तो किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विद्युत होता है। और कुछ और आगे एक बताया था करंट, वोल्टेज, ये आम शब्द है। क्या होता है करंट और क्या होता है वोल्टेज? वोल्टेज जो करंट है वो स्पीड रहती है, किसकी? करंट की विद्युत की स्पीड रहती है, वो करंट की मात्रा रहती है कितनी मात्रा में। देखो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो गया? विद्युत, ठीक। किस गति से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं किसी भी चालक के अंदर, तो वो क्या हो गया? वोल्टेज। और कितनी मात्रा में बह रहे हैं, वो हो गया करंट। और तीसरा शब्द वाट सुना होगा, सुना ना, 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब कहते हैं ना अपने आम भाषा में। क्या होता है उसका मतलब? वो उसकी खपत होती है, विद्युत की खपत। मतलब जैसे ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट विद्युत इसकी खपत दर्शाता है ना। तो 3 टर्म हो गए, करंट, वोल्टेज और वाटेज। पढ़े पल्ले? वाट का नहीं पढ़ा। किसी भी विद्युत उपकरण जिस मात्रा में विद्युत की खपत करता है करंट की, जैसे 2 आदमी हैं, ये 5 रोटियां खाते हैं, 3 रोटियां खाते हैं, तो इनकी क्षमता ज्यादा है ना। तो वैसे ही हर उपकरण की विद्युत खपत करने की क्षमता अलग अलग होती है ना। सर अभी का ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि ये मान लो एक तार है, क्या ये तार एक जोरदार होता है, ये तार इसके अंदर ये करंट प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा से, ठीक।
एनर्जी से बह रहा है, तो हो गया आपका वोल्टेज। और कितना बह रहा है, पानी की मात्रा कार के पाइप के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। बड़े पाइप में ज्यादा पानी आएगा, छोटे में कम आएगा, है ना। इसी तरह विद्युत के मोटे तार में ज्यादा करंट आएगा, बह सकता है, और पतले में कम, है ना। तो उसकी मात्रा जो है वो करंट हो गई। अब दूसरे एंड पे मान लो इस पानी का आप कहीं उपयोग कर रहे हैं, ठीक? तो किस मात्रा में इसकी खपत हो रही है वो वाटेज कहलाता है। मतलब किसी उपकरण की विद्युत को खपत करने की क्षमता वाट कहलाती है। तभी अपन कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, वो 40 वाट का बल्ब है। वाट मतलब उसकी खपत करने की क्षमता। अब तीन चीजें स्पष्ट है। और भाई और क्या समझ में नहीं आई कि बाजू देखने खड़ी जल्दी और क्या पढ़ा सकते। इलेक्ट्रीशियन का मतलब क्या होता है नहीं मालूम, वो तो बाद में सेट हो जाएगी, कहीं नहीं जा रहे अपने घर की कहते यार, देखा वाला नहीं यार, कुल मिला के मजे करते हो तुम लोग। किसी ने ईमानदारी से पढ़ा, एक आदमी नहीं पढ़ा तो फिर कथा सुनाने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आगे भी बढ़े तो क्या मतलब है, क्यों भाई? पक गए क्या पाएंगे सर, हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। वो तो कह रहा पक गए, नहीं सर, आज आते हो गए। बोली थी हमने बहुत दिन साल से बोली सर, क्या था हमको, तो उसके बाद भी अपन कुछ नहीं कर पाए, क्या काम में बिजी रहेगा। ठीक है, अपन एक बार वो रिपीट कर देते हैं। कल 2-3 दिन हम नहीं रहूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। 3 दिन में निपटा देना फिल्म, है ना? क्या कल नहीं रहूंगा मैं, कल परसों हाँ। तो विद्युत है ना, एक चीज विद्युत क्लियर हुई। आगे बढ़े, विद्युत कार। कल मैंने बताया था, मैंने कहा आप कौन से व्यवसाय का प्रशिक्षण ले रहे हो? विद्युत कार की, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। विद्युत कार का मतलब क्या हुआ? विद्युत के उपकरणों को सुधारने, संचालन करने वाला व्यक्ति, है ना। विद्युत कार मतलब जो व्यक्ति विद्युत के उपकरणों को चलाए, उनको लगाए, उनका सुधार करे, वो विद्युत का मिस्त्री हुआ, है ना। आगे विद्युत कार के कर्तव्य क्या हुआ? विद्युत कार के कर्तव्य क्या है? विद्युत उपकरणों का सुचारू रूप से संचालन। मतलब कोई भी विद्युत उपकरण है, घर में, फैक्ट्री में, खेत में या कहीं भी भवन में, उनका संचालन अच्छी तरह से वो कार्य करे, और उनमें अगर कोई दोष आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग करे, सुधार करे। ठीक। अब एक चीज मैंने बताई थी, विद्युत कार के लिए अपेक्षित योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? विद्युत कार को सबसे पहले तो जो विद्युत कार वो कर रहा है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी उपकरण, सपोज ये मोटर को सुधारने जा रहे हैं और मोटर के बारे में नहीं मालूम, ऐसी स्थिति में क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उस निश्चित उपकरण जिसके ऊपर वो कार्य करने जा रहा उसका पूर्ण ज्ञान हो, तभी कार्य करना चाहिए। नंबर 2, विद्युत का कार्य करते समय बिल्कुल असावधानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत तुरंत झटका लगता है ना। इसलिए सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा नियमों की उसे जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, भारत सरकार ने विद्युत पे काम करने के लिए कुछ नियम बनाए। जैसे सड़क पे चलने का नियम है ना कि आप दाएं चलोगे, है ना, आपको इधर से मुड़ना है। ऐसे विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए भी शासन ने नियम बना रखे हैं। उन नियमों का पालन अगर अपन रोड पे अगर सही नियम पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही विद्युत का कार्य करने में अगर आप नियमों का पालन करोगे तो दुर्घटना की संभावना न्यून हो जाती है, कम से कम होती है। दुर्घटना तो होती है
लेकिन बहुत कम संभावना रहती है। ये विद्युत कार्य के कर्तव्य, उनकी अपेक्षित योग्यता है ना। दूसरा ये था कि विद्युत कार्य के रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बिजली आजकल हर घर, हर उद्योग, ऐसी कौन सी जगह है बिजली का उपयोग नहीं होता, कोई बता सकता है? हर जगह बिजली का उपयोग होता है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, पड़ती भी है अपने घरों में भी, वायरिंग डालने में, है ना, विद्युत उपकरणों को सुधारने में, पंखे, मोटर, कूलर, टीवी, फ्रिज, बहुत सारे उपकरण होते हैं, सभी में लगती है। कार्यालयों में, ऑफिसों में भी विद्युत उपकरण सुधारने की जरूरत पड़ती है, उद्योगों में, है ना। तो ये है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को रोजगार के अवसर है। और दूसरा, कहीं नौकरी ना करना चाहो तो स्वयं का व्यवसाय खोल सकता है, मोटर वाइंडर है, बिजली की फिटिंग करने वाले हैं, उपकरणों को सुधारने वाले हैं, ये भी विद्युत कार्य का कार्य है ना। अच्छा, विद्युत सुरक्षा, आपने दो चीजें बताई थी कल मैंने, एक चालक और एक अचालक। चालक क्या होते हैं, किसी को याद है अभी? ऐसी धातुएं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो, है ना, चालक कहलाते हैं। चलने वाला, जिसमें विद्युत चलती हो, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, सब, लगभग सभी धातुएं विद्युत की चालक है ना। और कुचालक, जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो, है ना। हाँ, लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, ये कुचालक माध्यम है ना। तो विद्युत सुरक्षा है ना, सुरक्षा में क्या है कि विद्युत का कार्य करने वाले उपकरणों के ऊपर सुरक्षात्मक कवर चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा प्लास के ऊपर रबड़ चढ़ा रहता है, पेचकस के पीछे प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। उसका कारण यह है कि कार्य करने वाले को विद्युत का झटका ना लगे, है ना। विद्युत दुर्घटना से बचाव, कैसे बचाव हो? यार कल का तो एक को एक कुछ भी याद नहीं, सब मजे मजे में ले गए। कल तुम तो नहीं आए, भाई गुस्से आए थे यार। देखो देखो, विद्युत का कार्य करते वक्त तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? स्वयं की सुरक्षा, जिस उपकरण पे कार्य कर रहे हो उसकी सुरक्षा, और काल घटना की सुरक्षा, समय की सुरक्षा, है ना। तो सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा के लिए विद्युत का कार्य करते वक्त आपको हाथों में दस्ताने पहनना है, ताकि विद्युत के चालक या तारों को स्पर्श करने से आपको झटका ना लगे। ठीक। दूसरा, जितने भी विद्युत औजार होते हैं कार्य करने वाले, सभी के ऊपर अचालक या कुचालक आवरण चढ़ा होना चाहिए, ताकि कार्य करते वक्त आपको झटका ना लगे। और हमेशा ये मान के चलना चाहिए, किसी भी विद्युत उपकरण या चालक में, चाहे वो करंट से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, यही मान के चलना चाहिए कि उसमें करंट है। बिना उसको ये जांचे कि इसमें करंट है या नहीं, उससे हाथ नहीं लगाना चाहिए। एवरी सर्किट इज लाइव सर्किट, ये मान के चलोगे तो आप कभी आपको झटका नहीं लगेगा। आप उसे यही मान के चलोगे इसमें करंट है ना। दूसरा, मशीनों की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? मशीनों की सुरक्षा के लिए आपको उस मशीन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। क्या? जिस भी मशीन पे आप कार्य करने जा रहे हो, तो जब ज्ञान नहीं होगा तो उसको तोड़ फोड़ के रख दोगे। मोटर का ज्ञान नहीं है, खोलोगे तो वो वैसे ही खराब है और उसका सत्यानाश कर दोगे। अगर उसके बारे में ज्ञान है तो इसलिए क्या है कि मशीनों की सुरक्षा भी अनिवार्य है, मशीनों का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है।
तीसरी चीज मैंने बताई थी कि सुरक्षात्मक संकेत विद्युत परिसर या विद्युत उपकरणों के आसपास, आपने वो देखा होगा ना, एक मुंडी वाला जो ग्रिड होती है उसमें इस तरह का एक लगा रहता है, ये लिखा रहता है खतरा 440 वोल्ट। तो विद्युत परिसर, विद्युत उपकरण के आसपास इस तरह के सुरक्षात्मक चिन्ह लगे होना चाहिए ताकि अज्ञान व्यक्ति उसको देख के ये समझ ले कि भाई यहाँ पे खतरा है ना। अच्छा, तीसरा मैंने आग के बारे में बताया था, है ना। विद्युत का नहीं, सॉरी, विद्युत का झटका। विद्युत का झटका लगने पे क्या होता है? क्या होता है? किसी को करंट लगा, कैसा लगा, क्या लगा, कैसा कैसा आनंद आया उससे? मतलब बस देखो, विद्युत जो है ना, विद्युत का झटका वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। वोल्टेज मतलब करंट की गति के ऊपर। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना खतरनाक और हानिकारक होता है विद्युत का झटका, है ना। तो विद्युत का झटका लगने में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर छाले पड़ जाते हैं। ज्यादा झटका लगे तो खून का प्रवाह बंद हो जाता है शरीर में, सांस लेने में दिक्कत आती है, बेहोश हो जाता है, और ही ज्यादा लगे तो है ना। तो इसलिए विद्युत झटके से बचाव के लिए अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया है तो आपको क्या करना है? मान लो कोई 3-4 व्यक्ति, आप एक मशीन पे काम कर रहे हैं, दुर्घटना बस एक को करंट लग गया, तो बाकी के 3 क्या करोगे? क्या करेंगे? सबसे पहले विद्युत से बचाव के लिए खतरे से सबसे पहले मेन स्विच को बंद करेंगे। मतलब जिस कारण से व्यक्ति को नुकसान हुआ उसको रोकेंगे सबसे पहले। तो मतलब विद्युत का मेन बंद करो सबसे पहले। तो मेन बंद करने की व्यवस्था नहीं है तो अपने उपकरणों से उसका तार काट दो, धारा प्रवाह किसी तरह से रोक दो, ठीक। वो भी ना हो सके तो व्यक्ति को छुड़ाने के लिए किसी हाँ लकड़ी से या मोटे वाले सूती कपड़े से, है ना, मतलब किसी भी अचानक माध्यम से पकड़ के उसे छुड़ाओ, ठीक। व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है या बेहोश हो रहा है तो तुरंत उसे जमीन पे सीधा लेटा के कपड़े ढीले करके उसकी छाती या पीठ दबा के उसे कृत्रिम रूप से सांस देने की व्यवस्था करो। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाओ, जैसे अस्पताल तो बाद में ले जाओ, है ना। थोड़ा बहुत तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी अगर कोई घातक विद्युत का झटका लगा तब तो उसके लिए दूसरा, विद्युत से लगी आग को कैसे बुझाएंगे? क्या है? देखो, जनरली आग लगती है तो कैसे बुझाते हो? घर में मान लो आग लगती है पानी से, तो विद्युत की आग को भी पानी डाल देंगे? नहीं, तो विद्युत से लगी आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाते। और कुछ नहीं होता। क्या होता है कि और कुछ नहीं होता। मान लो विद्युत पे आग लग रही है तो भैया कहो, ये व्हाट्सएप वगैरह बाद में चला लेते हैं तो क्या है नीचे है? तो मतलब ज्यादा बड़ा व्यापार चल रहा है, बाहर जाके अपना बात करो। क्लास में फोन को रख के आया कर रहा है, मतलब मैं चूतिया हूँ जो यहाँ चिल्ला रहा हूँ और आप बढ़िया मजे ले रहे हो। सीरियसली मैं वाकई में बहुत बेकार आदमी भी हूँ। आप फोन घर रख के आइए, ज्यादा व्यस्त हो तो आप बाहर जाइए। मतलब 1 घंटे चिल्ला के कथा सुन के चलेगा। कल आपने क्या पढ़ा? कल आप आए थे? सर ये वीडियो बंद बना होगा मेरा
बात है मतलब पानी का सूत्र क्या है? तो शुद्ध रूप में पानी विद्युत का कुचालक, मतलब पानी में विद्युत नहीं रहती। लेकिन अपन जो पानी उपयोग करते हैं कुएं का, हैंडपंप का, ट्यूबवेल का, तालाब का, इनमें क्या होता है, ये भूमि के संपर्क में रहता है और भूमि के अंदर कई तरह के खनिज लवण रहते हैं। नमक भी है उसमें, लोहा भी है, मैग्नीशियम, बहुत सारे खनिज लवण है। तो जब मिनरल्स उसमें मिल जाते हैं तो वो पानी चालक बन जाता है। तो जो सामान्य पानी अपन उपयोग करते हैं ये चालक है, इसलिए विद्युत की आग के ऊपर पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि डालने वाले को झटका लग जाएगा। विशुद्ध पानी वो इंजेक्शन वाला भी है, डिस्टिल्ड वाटर, वो शुद्ध पानी होता है, वो अच्छा लगता है, तो मिलेगा। इसलिए विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हमेशा या तो ये पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको फोड़ने के बाद इसमें से एक पाउडर निकलता है। पाउडर क्या करता है, उस लगे हुए क्षेत्र को ढक देता है। यहाँ आग लग रही है ना, उसको ढक देता है। ढकने से क्या होता है, आग लगने के लिए आप जानते हैं सबसे ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन। अगर किसी दिए के ऊपर आप कोई डब्बा रख दो, ऑक्सीजन का आना बंद कर दो, तो वो दिया बुझ जाए। तो आग लगने में सहायक ऑक्सीजन है। इनका पर्पस सिर्फ यही है, ये उस क्षेत्र को ढक देते हैं जिससे कि उसमें ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है, ठीक, और आग बुझ जाती है, ठीक। दूसरा है रेत की बाल्टियां, सूखी रेत या सूखी मिट्टी, वो भी यही कार्य करती है, समय पे जो भी उपलब्ध हो, ठीक है। और यही बताए थे कल, ये 4-5 चीजें। अब आप लोगों में से एक ने भी रिपीट नहीं करी, अगर पढ़ते तो शायद कुछ आपको समझ में नहीं आता, वो मैं आज बताता। आगे चले क्या इसके, अब इसको रिपीट, कोई विद्युत संबंधित सामान्य जानकारी है ना, ठीक, जो मैंने बताई विद्युत क्या होती है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, आग लगने पे क्या करना, करंट लगने पे क्या करना है ना। अब है विद्युत का कार्य करने के लिए हाथों से तो नहीं किया जा सकता, नंगे हाथों से नहीं कर सकते किसी भी तरह का कार्य। विद्युत का कार्य करने के लिए औजार सबसे पहली चीज होती है। अगर आप किसी भी विद्युत उपकरण पे कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, औजार। खाली हाथ नहीं जा सकते, है ना। तो उन औजारों से परिचित होना सबसे पहला काम। पहले तो विद्युत से परिचित होना, दुर्घटना हो तो क्या करना, ठीक। अब इसके बाद आते हैं औजार। तो सबसे पहला, सर वो प्लायर मिलायर ला के दिखा दे इनको, नहीं यार उठा रहा तो प्लायर पेचकस टेस्टर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन पोल होया करेंगे ना कि ट्रांसफार्मर। इस पोल के ऊपर रखा रहता है वो ट्रांसफार्मर होता है, पर वो क्या है, डीपी, तो बेटा उसके बारे में तो तुम्हें जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए कि इसका नाम डीपी क्यों रखा है ना। तुमने है ही नहीं, जो लकीर के फकीर बन के अपन चलते रहो, डीपी मतलब डीपी, ऐसे वो दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो आप, इतने एमबी इतने जीबी, तो वो जीबी होता क्या है, फुल फॉर्म नहीं मालूम है ना, वो करते ना, इतने एमएच की बैटरी होना इसमें, बस इतने ही मालूम है, इसके आगे नहीं मालूम। तो जिन शब्दों का अपन उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में ज्ञान तो हो कम से कम अपन। तो सबसे पहला उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्लायर, ये इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दोनों को combo। ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा उपकरण जिसमें बहुत सारी चीजें हो। कॉम्बिनेशन मतलब कई चीजों का संगम। प्लायर, इस
प्लायर से आप कई कार्य कर सकते हो। ये जो एज है इससे कटिंग का काम कर सकते हो, ठीक। इससे नट कसने का काम हो जाता है, छीलने का काम, काटने का काम, मतलब इससे कई कार्य, मोड़ने का, तोड़ने का, कई कार्य हो जाते हैं। मतलब कई चीजों का कॉम्बिनेशन है इसमें, कई कार्यों का, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है बिजली के उसमें। और ये जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक है, ये अचालक माध्यम है। इसको पकड़ने से क्या है कि अगर आप चालू बिजली का तार पकड़ोगे तो भी इसको आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक। एक पेचकस या स्क्रू ड्राइवर, इसके अंदर भी क्या है, ये भी अलग अलग साइजों में आते हैं, छोटे से लगा के बड़े। इसका साइज इसकी टिप से इसके बीच में नापा जाता है, कितने mm का, कितनी लंबाई है इसकी, ये इसका साइज होता है। छोटे वाले का है ना, इसकी लंबाई से इसके साइज का निर्धारण होता है। और इसके ऊपर भी ये अचालक मात्र चढ़ी हुई है प्लास्टिक, ताकि आपको कार्य करते वक्त कवर करंट ना लगे। ये है उपकरण, इसको क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, बहुत जगह देखा होगा, सुनार के पास भी रहता, लोहार के पास भी रहता, बढ़ई के पास भी रहता, बिजली वाले के पास भी रहता है। तो भैंस के तिल है? इसको बोलते हैं एंड कटिंग प्लायर। एंड का मतलब पिक्चर देखी आपने, एंड हो गया मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब सिरा, उसका एक सिरा आ गया किसी भी चीज को काटने के लिए। एंड मतलब किसी की सिरे काटने के लिए, जैसे ये तार है, इसको आप इससे काटना, कील उखाड़ने के काम आता है, कारपेंटर के पास रहता है, आता है ना कील उखाड़ने के काम। तो ये बोलता है एंड कटिंग प्लायर। ये भी इंसुलेटेड है, ठीक। ठंडा से नहीं है यार, ये क्या है, देखा नहीं, मतलब साइज की साइज, जैसे बड़ी साइज का हो जाता है, इससे छोटी साइज। हाँ, ये इसको विकर्ण प्लायर बोलते हैं। मतलब ये क्या है, इसके अंदर एडजस्टमेंट रहता है। ये जैसे ये छोटा मुंह हो गया, बड़ा मुंह हो गया, तो इस तरह से ये औजार है। दूसरा होता है हथौड़ी, एक कॉमन औजार। हथौड़ी देखी आपने, क्या काम आती है, वो भी विभिन्न साइजों की होती है। मतलब छोटी हथौड़ी जो होती है, वजन के हिसाब से उसका साइज का निर्धारण होता है। 250 ग्राम की, 500 ग्राम की, आधा किलो की, 1 किलो, 1.5 किलो का। जितना वजन बढ़ाते जाओगे उतनी बड़ी हथौड़ी से, मतलब साइज, हर चीज का साइज का निर्धारण उसका वजन से होता है। जैसे प्लायर था, इसका निर्धारण इसकी टिप और इसकी यहाँ तक के लंबाई से होता है। जैसे ये मान लो 150 mm, तो ये 150 mm का प्लायर, 60 mm में तो 60 mm का पेचकस। इसी तरह जो हथौड़ी, उसको हेमर बोलते हैं, हेमर। तो हेमर का वजन, वो साइज का निर्धारण उसके भार से होता है, ठीक। उसके बाद वो भी 2 प्रकार के होते हैं हथौड़ी, आपने देखी होगी। एक होती है इस टाइप, ये लकड़ी का दस्ता लगा, एक तरफ ये गोल और एक तरफ ये ऐसी छोटा। देखिए आपने, इसको कहते हैं बाल। बाल का मतलब क्या होता है, गोल, एक तरफ इसका बाल जैसा है और एक तरफ ये पिन।
पिन की तरह है इसका, पिन मतलब ब्लेड, तो इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। ये केवल वो भी होता है, आप देखा हो इसके अंदर इस तरह का खांचा बना रहता है, ये उगाड़ने के काम आता है ना। एक उपकरण होता है सा, सा SAW, आरी नाम सुना? आरी किसी वस्तु को काटने के काम आता है। तो ये भी दो तरह की होती है, लोहा काटने की अलग होती है और लकड़ी काटने की अलग। तो लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसको टेनन सा कहते हैं, TENNON, टेनन सा। तो अपन एक काम करेंगे, टाइम नहीं है, तो सारे उपकरण ला के मंगवा के देखे तो आपने हो नहीं। तो चालू करके इसके अंदर ये होता है, ये इसका ब्लेड टाइट करना, ढीला करना और ब्लेड बदलना। भाई अगर ये टूट गए तो बदलना भी तो है अपन को, या ये खराब हो गया, घुस गए इसके दांते, ये दांते हैं, ये इसकी कटिंग करते हैं, है ना, तो ये घिस गए तो फिर इसको बदलना पड़ता है। तो इसके लिए ये रहता है, ये इसमें विंग नट लगा रहता है। विंग का मतलब पंख, है ना, विंग इस टाइप का नट रहता है, ये इसको ढीला कसने और खोलने बदलने के काम आता है। ये है हेक्सा। एक प्लायर और होता है, ये देखा किसी ने? क्या बोलते हैं इसको? बेटा ये आम भाषा के शब्द काम थोड़ी आएंगे, परीक्षा में चुटकी लिखे आओगे तो नंबर थोड़ी देना। ये है कटर प्लायर, मतलब प्लायर ये भी है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर, मतलब नट खोलना, तार को काटना, छीलना, उखाड़ना, कील ठोकना, कई काम आता है। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन प्लायर। ये है सिर्फ कटर प्लायर, इसका सिर्फ एक ही काम है, काटने के काम, तार को काटने के काम, इसलिए इसे कटर प्लायर कहते हैं। कटिंग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक काम का है, कटर प्लायर। ये क्या है? ये है शीट कटर। शीट का मतलब चादर। ये चादर को काटने, देखा होगा तुमने चादर काटने वाला, इस तरह से काटते हैं। ये इंसुलेटेड नहीं है, मतलब बिजली के काम नहीं आता है। बिजली के काम जो भी उपकरण आएगा वो इंसुलेटेड रहेगा, सब इंसुलेटेड है। हथौड़ी भी इंसुलेटेड है क्योंकि इसमें लकड़ी का हैमर लगा है। लेकिन ये प्लायर, ये इंसुलेटेड नहीं है। मतलब ये विद्युत के काम का नहीं है, मतलब चालू विद्युत उपकरण में इससे कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक, ये है शीट कटर। इसके अलावा और भी उपकरण है, मैं आपको कल निकाल के दिखाता हूँ पूरे, क्योंकि उपकरण बहुत सारे हैं आपके पास। इसमें क्या 40 उपकरणों का वर्णन है, पूरे 40 और 40 ही आपके काम आते हैं। क्या हो गई, कोई समस्या है? कुछ इधर ध्यान दो यार, कथा की तरह। अब आप है ना इन दोनों चैप्टरों का अध्ययन करके आना, तो परसों के दिन में आपको पूरे 40 उपकरण उनका कार्य करके दिखाऊंगा। अब टाइम निकाल लेंगे, निकालोगा। वो किताब जिनके पास नहीं हो कृपया करके किताब ले लें, क्योंकि बिना बुक के फिर वो घर पे क्या पढ़ोगे, क्या इकट्ठे रहते हैं। हाँ, बुक नहीं होगी तो फिर सोने ही है, और क्या करोगे फिर। तो बिना बुक के आराम ही करना है। तो ये क्या है कि अगर रिपीट नहीं करोगे
के दिन अपन इन दोनों चैप्टरों का रिवीजन करते हैं। ऐसे ही काम कल आपको ये रिपीट सोमवार के दिन आएंगे है। सोमवार के दिन अपन दोनों चैप्टरों का रिवीजन करके तीसरे में जाएंगे और पूरे 40 मार्क। उस दिन तो बाजार करोगे, आओगे आप रविवार में? तो यहाँ आना चाहते हो? नहीं आने की इच्छा हो तो बताओ। देखो जैसे अभी अभी रविवार को जाओ तो उन्होंने अपन क्या करेंगे उस पे? ये तो विधि का विधान है। क्या विधान तो छुट्टी है। नहीं आना? सर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगे तो आ जाएंगे। इमरजेंसी कितने लोग आ जाओगे? हैं? जाएंगे और नहीं आओगे? मतलब सर वो तो एक काम करते हैं, आप अगर सोमवार को आते हैं ये तो लेट तक पढ़ा लेना, हम 4 बजे तक रुक जाएंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं तो 4 बजे तक हूँ आपकी सेवा में, सुबह से शाम तक, मतलब तुम पक जाओगे इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। कि बड़ा इंजेक्शन लगा दिया चक्कर आ जाएंगे। हाँ तो मैं फिर थोड़ा सा मैच नहीं कराता हूँ। बाकी है ना आप हल्के फुल्के और किसी भी सतह को समतल बनाना, चिकना करना, चिकने करने के भी काम आती है ना। तो इसके ये भी अलग अलग साइजों में होती है। कुछ होती है स्मूथ रहती है, कुछ बड़े दांते वाली, कुछ तिकोने दांते वाली। तो ये विभिन्न प्रकार की होती है, ये भी मैं आपको लाके दिखाऊंगा, है ना। तो इसे कहते हैं फाइल। ये छोटी है बड़ी भी दिखाई